देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे के ठेकेदार बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो जिनको ऐसे नाराज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे टाइप के लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? वो फ़लस्तीन के लिए निकलेंगे, वो गाज़ा के लिए निकलेंगे क्योंकि उनको ऐसे को खुश करना है, पाकिस्तान आर्मी को खुश करना है ना? और पाकिस्तान फेलियर डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट को खुश करना है। आज कौन अपनों के लिए निकला? आपने वो भी देखा, अपनों के लिए जो लोग निकले, मैं तो पूरे अपनी कश्मीर को अपील करती हूँ, अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को अपील करती हूँ, अभी सड़कों पर आ जाओ, अपनी कौम को बचा लो। अभी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा लो, उसके लिए प्रोटेस्ट्स करो, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, उनकी ऐसे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, फेलियर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो कि हमारे लोगों को कैसे वो दिन दहाड़े मारते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कश्मीर के टेरर विक्टिम्स की आवाज़ को सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। वो है मिस तस्लीमा अख्तर जी, जो चेयरपर्सन है एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर के टेरर विक्टिम्स की आवाज उठाने वाली एक प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर में दशकों से चले आ रहे आतंकवाद ने हजारों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन इन कहानियों के पीछे जो दर्द, संघर्ष और इंसाफ की तलाश है, उससे दुनिया तक पहुंचाने का काम तस्लीमा जी ने बहुत हिम्मत और लगन के साथ किया है। आज हम उनके सफर के बारे में जानेंगे। श्रीनगर की गलियों से लेकर यूनाइटेड नेशंस के मंच तक हम बात करेंगे टेरर विक्टिम्स के अधिकारों की, रिहेबिलिटेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की और कश्मीर में शांति और इंसाफ के रास्ते की। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं और हम वेलकम करते हैं हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में तस्लीमा जी का बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल में। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा दस्तूर है मैम इस चैनल पे कि जब भी कोई कश्मीरी खासतौर पर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं कश्मीर में, क्योंकि एक जिज्ञासा रहती है लोगों को जानने की। अगर आप जैसा क्या है कि जो दिल्ली में या बॉम्बे में जो विस्थापन के बाद जब कश्मीरी पंडित रहे हैं तो वो बोलता है मैं बम्बई में रहता हूँ, या जब वो बोलता है दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हम उसको बोलते भैया वो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर में कहाँ रहते हो? तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने बारे में बताएं, हमारे जो श्रोता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि आप कहाँ से हैं, आपकी परवरिश कहाँ से हुई है, एजुकेशन कहाँ से हुई है, और किस तरह से आप जो एक सोशल एक्टिविस्ट बने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए जी। मेरी पैदाइश, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे गांव की हूँ जिसका नाम है बटपुरा, जी। मेरी विलेज का। और मेरी जो एजुकेशन की शुरुआत हुई है, मेरी बिल्कुल एक छोटा प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में है, जिसमें मैंने 5th तक पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा एक नेबर विलेज है जहाँ तब मिडिल स्कूल था, अभी वो हाई स्कूल है। तो वहाँ पर मैंने अपनी 8th क्लास तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैं और गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक हाई स्कूल आता है जिसका नाम हाई स्कूल हरदुत जन्म। तो वहाँ पर मैंने 10th तक पढ़ाई करी। उसके बाद में हायर सेकेंडरी डंगी बचा, मैं हायर सेकेंडरी में मैंने 12th तक करा है। तो उसके बाद जो मेरा सफ़र रहा है वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला ही वुमेन्स कॉलेज में। तो उस सिलसिले में बीच में 2011 में देहरादून में भी एडमिशन किया था IIPM कॉलेज में BBA का, लेकिन उसमें सपोर्ट बहुत कम मिला। फैमिली ने सपोर्ट दिया था, रिलेटिव्स का और बाकी गांव वालों का भी सपोर्ट नहीं मिला है घर से दूर जाने का, कि बोला आउट ऑफ स्टेट कैसे जाओगी।
फिर आपका ख्याल वहाँ कौन रखेगा, कोई अपना है नहीं, रिश्तेदारी है नहीं, और उतना जी हमारी फैमिली जो है, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कोई हाई फाई फैमिली नहीं है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली है, जिसमें कोई मतलब एक्सपोजर वाला भी नहीं था। तो फिर मम्मी डैडी ने सपोर्ट तो बहुत दिया था, लेकिन नहीं हो पाया, फिर वहां से वापसी आके यहीं पर करना पड़ा अपनी एजुकेशन। एक्चुअली क्या होता है कि लड़की के मामले में मम्मी पापा तो ज्यादा चिंतित ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी होता है ना कि माँ-बाप हमेशा चाहते भी है कि हमारे बच्चे बने और इनका फ्यूचर ब्राइट रहे। मम्मी-पापा की ही सपोर्ट की वजह से अभी मैं आज जो भी हूँ, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माँ-बाप का सपोर्ट और मेरे उस्तादों का सपोर्ट और मेरे उन वेल विशर्स का सपोर्ट जो मुझे हमेशा हिम्मत देते रहे। जी, जी। तो मुझे बताइए कि आपने अपने बारे में बताया, तो ये जो एसोसिएशन ऑफ टेरर विक्टिम्स इन कश्मीर, इसको बनाने का ख़्याल कैसे आया और इसके पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली सबसे पहले मैं अ, कॉलेज लाइफ के दौरान एक कॉर्पोरेशन सेक्टर है, जी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी। जिसमें मैं एज इंश्योरेंस एडवाइजर कहो या एज एलआईसी एजेंट कहो काम किया करती थी। बहुत अच्छी बात है, आपने बात जो बताई है, क्योंकि मैं भी एक एलआईसी एजेंट हूँ। वेरी गुड। तो मुझे आई एम सो प्राउड कि अभी भी मुझे प्राउड है कि मैं एलआईसी में काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, किया भी और अभी भी इन टच हूँ। तो उसमें मुझे मौका मिला है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाने का और लोगों के साथ इंटरेक्शन होने का बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उस हुँ, सिलसिले में मैं जब लोगों के पास जाती थी तो ऑलरेडी स्कूल कॉलेज है, जब मैं पढ़ती थी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक मेरे जो क्लासमेट थे, उनके कुछ लोगों के, हाँ, बहुत सारे मैक्सिमम 8-10 के क्लासमेट करीब जिनके फादर्स को किल किया गया बड़ी बेरहमी से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों ने किया है, और कुछ की 1-2 क्लासमेट की सिस्टर्स को किल किया गया और किसी का ग्रैंडफादर किल किया गया। तो फिर मैं ऑलरेडी एक विक्टिम खुद भी रह चुकी थी इससे। 1999 में मेरी डैडी और भैया को किडनैप किया गया था, पैसे डिमांड ये वो। तो फिर इन चीज़ों को लेके अल्लाह का करम था, उनको ज़िंदगी देनी थी अल्लाह को। तो फिर जब मैंने इन क्लासमेट, जब हम स्कूल में होते थे एक साथ, तो ये जब हम सुबह स्कूल निकलते थे तो फिर आज फलानी के फादर को किल किया गया। तो फिर स्कूल में एक वो बिल्कुल जैसे एक रोशनी अचानक बुझ जाती है, फिर वो अंधेरा सा छा जाता है, एक मातम हुँ, सा छा जाता है, मायूसी सी छा जाती है, वैसा ही जी, माहौल हुआ करता था। हुँ, तो फिर ऐसे ही बहुत सारे क्लासमेट मेरे लड़के-लड़कियाँ जो 10-15 के करीब-करीब, हुँ, मैंने सोचा एलआईसी के साथ-साथ मुझे इनके लिए कुछ ऐसा भी करना चाहिए जो मैं इनके लिए कुछ अच्छा-सा करूँ। तो जी, फिर मैं ह्यूमन राइट्स में आ गई। अभी मुझे 10-15 साल हुए ह्यूमन राइट्स में काम करते हुए। जब मैं ह्यूमन राइट्स में आई तो फिर उसमें मैं उनकी आवाज़ क्या, उनको थोड़ा, अगर कोई एलआईसी का अच्छा कॉन्टैक्ट हुआ करता था, कोई अच्छा एम्प्लॉयी, फिर उनको बोलती थी फलानी घर में बच्चे हैं, उनको ट्यूशन फ़ी आप अवेलेबल करा सकते हैं, या उनको हुँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट कराऊँ उनको फ़ी दे सकते हैं या कॉपी-वॉपी। हुँ, तो ऐसे कर के चुप-चुप के हम उनको मदद करते थे। फिर मुझे जी, लगा कि इससे भी उतना कुछ नहीं होगा, कब तक 1 बंदा, 2 बंदा, 4 बंदों से मैं लेती रहूँ उनकी सपोर्ट मदद। मिलेगी। तो फिर धीरे-धीरे करके मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनकी अपने इंडियन गवर्नमेंट से उनकी जस्टिस की डिमांड करी है कि इनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे कश्मीर की लेडीज़ जो होते हैं, वो जब इनका हस्बैंड किल होता है, मर जाता है, तो फिर वो डेफ़िनेटली, कोई रेयर लेडी होती है जो शादी करती है, जो बेचारी मजबूर हो जाती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। हुँ, अदरवाइज़ मैक्सिमम लेडीज़ यहाँ की फिर उन्हीं बच्चों के ऊपर ही अपनी वो सैक्रिफाइस लाइफ परवरिश करते में हैं, लग बच्चों जाते के लिए हैं। हुँ, परवरिश पे लग जाते हैं, हाँ। तो उसके बाद मैंने उन सब का, नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर से लेके सेंट्रल कश्मीर तक, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो हमने यूनाइटेड नेशन में भी वो बुक
पेश करी है, एक मौका मिला है जब मैंने यहाँ पर उनके लिए काम करा है, फिर एक ऐसा मौका मिला है नेशनल लेवल पे काम करते-करते इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने की, तो जी, उसके साथ-साथ फिर डेफ़िनेटली जब सबका हमने ये डेटा 30 साल से कोई डिमांड थी उनको बेसिकली गवर्नमेंट तक भी वो नहीं केसेज़ अच्छे से पहुँचे थे। विक्टिम हुँ, डर रहे थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो हमने विक्टिमों को अवेयर किया जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, सच नहीं बता दोगे तो आपको डरना हुँ, नहीं है। तो हुँ, रिपोर्ट्स हमने जब करेक्ट कराए, जो एफआईआर है वही आगे दे दो, वही बताओ जो हुआ आपके साथ सच्ची हुँ, कहानी, तो आपको पता है आप विक्टिम हैं। जी, जब जी, सच्चाई की आवाज़ गूँजने लगी तो डेफ़िनेटली उनको जस्टिस मिला है 2025 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने और जी, एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये मिलके एक फिर उन्होंने लिया इनिशिएटिव कि इनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे और जी, कर भी दिया। अभी वो कार्रवाई चल भी रही है और मेरी हुँ, अभी आपकी चैनल के माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये स्कीम रुकनी नहीं चाहिए। जितने भी पेंडिंग एसआरओ 43 केसेस हैं, वो सब उन सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो उनको ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, घरों को भी चलाना है, जिन्होंने सफ़र किया है इतना, जिन्होंने अपने वतन की मिट्टी के लिए जान कुर्बान करी है, हुँ। उनको वो अपना हक भी मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, मुझे उम्मीद है और साथ-साथ उन पे बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो कि उन सबको इक्वल जस्टिस मिले। हाँ, जो आपने ये बात बताई मैं अभी अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में गया था तो हमारे भी बहुत सारे कुछ विक्टिम्स हैं, उनके वो डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, अभी वो कंपाइल हो रहे हैं, वो फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसका आपने ज़िक्र भी किया एसआरओ 43 के अंदर, वो कार्रवाई चल रही है और पूरी उम्मीद है हमें कि जो ये विक्टिम्स हैं उनको गवर्नमेंट कहीं न कहीं बेनिफिट्स दे देगी। तो मुझे तस्लीमा जी एक बात बताइए कि क्या कोई जो टेरर विक्टिम या उसके साथ जो काम करते हुए कोई दर्दनाक कोई यादगार आपको या कोई एक्सपीरियंस हो ऐसी जो बहुत अभी भी आपके आँखों के आप भूल नहीं पाते हो उन चीज़ों को? कोई ऐसी बहुत सारी मतलब जितना भी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा दिया है इन टेरर विक्टिमों की डॉक्यूमेंटेशन करी है, मुझे लगता है मैं एक भी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं भूली हूँ। हुँ, हर शख़्स की वही कहानी, वही कुछ लोगों जो लोग किल हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानती भी थी। हुँ, छोटी थी मैं बेशक बट जानती थी। मेरी एक क्लासमेट थी लड़की, उसका बाप जब हम उनके घर से स्कूल जाते थे, वो शॉपकीपर था। हुँ, वो डेफ़िनेटली अपनी बेटी की क्लासमेटों को ना च्युइंगम एक-एक देता था। हुँ, जी, हाँ, तो एक-एक च्युइंगम हमें देता था वो। कभी कभी-कभार दाल का एक पैकेट ये बाँट के खा लेना आप सब लोग। हुँ, कभी-कभार हुँ, बिस्किट का एक डब्बा देता था। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी मतलब अगर गाँव में किसी को शादी होती थी तो सारा इंतज़ाम वही करता था, लोगों का बिठाने का, उनकी बहुत देर सोशल से एक्टिव लोग बहुत सोशल हाँ, थे। वो एक-एक या एक वो लाइक सर्व करना, कैसे इनको खाना परोसना है कैसे इनको बिठाना है, तो बड़े अच्छे तरीके से। बट मैं उस दिन मौसी के घर गई थी, जब मैं वहाँ थी तो मैंने सुबह सुना कि मेरे ही गाँव में एक ब्रिज है, नाले के बिल्कुल वहाँ से एक पानी की नदी भी बह रही है और उसी नदी के ब्रिज के पार में उसको टेररिस्टों ने लाया था रात को और एक बंदा था वो बिलॉन्ग करता था यहाँ से हंदवाड़ा से, राजवार हुँ, से, हुँ, उसको भी उठा के लाया था। फिर इन 2 बंदों को इतनी बेरहमी से चाकू से उनकी गर्दनें ही अलग कर रखी थी। बिल्कुल, दोनों की गर्दन ही काट के रखी थी। ये क्यों? पहले उनको खूब पीटते थे, जो वहाँ आस-पड़ोस लोग सुन रहे थे उनकी चीखों-पुकार, तो बहुत मार-पिटाई की उनको पहले। उसके बाद उनको सीधे ही गला काट के उनको मार डाला। बिल्कुल सिर तन से जुदा कर डाला। फिर हुँ, सुबह जब लोग उठे, लोगों ने देखा उसकी माँ दौड़ रही थी जो मेरी क्लासमेट की दादी थी, मेरे बेटे को छोड़ो मेरे बेटे उसको उनको बंद कर रखा था उनकी फैमिलीज़ को, उनको पता नहीं चला अपने गाँव से आगे फिर उनको कहाँ लेके गए। तो फिर सुबह उन्होंने लाशें उठाई।
तो उसके बाद मेरा एक दूसरी क्लासमेट, वो बहनें 2 पढ़ती थी मेरे साथ, तो उनके बाप वो मज़दूरी कर रहे थे। तो उसको भी वो उनका किचन में काम चल रहा था, एकदम वो सीमेंट पलस्तर कर रहे थे। तो पलस्तर करते-करते उनके घर में लश्कर तैयबा के तंज़ीम के कुछ बंदे घुस रहे हैं और उसको घसीट कर निकाल रहे हैं। तो उसकी बीवी भी वहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी उन्होंने जब गोलियाँ चलानी शुरू कर दी तो उसकी बीवी को फायर आया है यहाँ की चाकू से, यहाँ पर उँगली कट गई। उसको जब वो हाथापाई हुई आपस में कि वो हम नहीं अपने बंदे को आपके साथ छोड़ेंगे, तो घसीट कर उसको भी लिया और मस्जिद के पास उसको भी गर्दन काट कर उन्होंने एक वो ना दहशत और खौफ लोगों के दिलों में डालना चाहते थे, ताकि कोई सेपरेटिज्म के अगेंस्ट आवाज बुलंद ना करे, कोई लाइक टेररिज्म के अगेंस्ट वॉइस रेज ना करे और कितने कोई ब्रूटल थे ये लोग ना, हाँ हाँ, कितने बड़े ब्रूटल थे ये कि बहुत ज़्यादा ब्रूटली तरीके से मार-धाड़ उनकी इसलिए करते थे ताकि बाकी लोग डर जाएँ। देखो ये कितना खूंखार है, ये क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाएँगे। मतलब आवाज़ दबाने के लिए, वो सच्चाई की आवाज़ों को दबाने के लिए ये सब कर रहे थे। तो उनकी उन 2 बहनों को भी उन्होंने और उनका भाई बिल्कुल छोटा था तब, बहुत छोटा। हम जस्ट पढ़ रहे थे 8th 9th क्लास में हम तब पढ़ रहे थे जब उसकी किलिंग हुई उसके बाप की। तो उसके बाद और मेरी क्लासमेट वो थी आपस में कज़िन्स और 2 लड़कियाँ, 1 लड़का, वो मेरे साथ पढ़ते थे। उनकी नाना जी को फंक्शन थी घर में। उन उसके बेटी के मेहमान आए हुए थे। तो जब वो मेहमानों को वापस छोड़ने गया था घर, उधर रुख़सत देने, तो उसको वहीं से गायब करा है। टेररिस्टों ने वहीं से किडनैप करा है। फिर 3 दिन बाद ही उसकी लाश मिली। पूरी गाँव इलाका उन्होंने छान मारा, मतलब इतना रो रहे थे, पूरे गाँव निकले उनको ढूँढने में। मतलब रातों को फुल नाइट गैस चल रहा था, मोबाइल लाइटें, लालटेन, जिसको जो मिला था हाथ सब में लगे वो हुए थे ढूँढ ढूँढने रहा में, था। हाँ। हाँ। बट पूरा 3 इलाका दिन के परेशान बाद था। फिर उन्होंने ही चिट्ठी लिखी है फलानी जंगल में उसकी लाश है, और उसको उन्होंने इतना टॉर्चर किया, वो सीनियर था, इतना टॉर्चर, उसको आँखें निकाली थी उसकी, और उसके ये मतलब कट हुए थे, जी। फिंगर्स को कट करा था, हाँ, और उसकी खाल जो है चेहरे की वो उतारी थी उन्होंने, एक बहुत ब्रूटली तरीके से, बहुत ही मतलब ना भूलने वाली इतनी ऐसी शहादतें हैं, या ऐसी मतलब कत्लो-गारत है जी, जी, कि जो ना भूलने जी, वाली है। तो सही, उसके सही, बाद फिर उसकी जब लाश मिली, उसको दफनाया, फिर जब उस लड़की को वो प्रेग्नेंट थी, उसकी शादी जब हुई, अब वो मायके आई थी डिलीवरी देने, तो उसके भाई को किल किया गया डायरेक्ट बाय बुलेट्स उसके गेट पर ही, और उसके कज़िन को। तब मैं 10th में पढ़ती थी। तो जी। उसके बाद ऐसे ही मेरा और एक बहुत सारी सीनियर, ऐसी स्टोरीज़ मुझे लग रहा हाँ, है मेरे जिनको और तो लड़के, हम हाँ, रोक और नहीं 2 सकते बिल्कुल तस्लीमा जी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे बिल्कुल। एक बात और बताइए जी, 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 तस्लीमा जी मुझे और क्लासमेट 2 लड़के एक गाँव के, उसके मेरे भैया का एक क्लासमेट, उसको मारा, उसके बाप को भी ऐसे ही मारा उन्होंने सिर-तन से जुदा, फिर उसके भैया के क्लासमेट को भी मार डाला, वो बिल्कुल छोटा था। वो पढ़ता था 9th में, तो उसको मार डाला उन्होंने। और उसके बाद मेरा एक सीनियर था, जूनियर था, ना सीनियर था वो, तो उसके बाप को भी मारा है ऐसे ही। और मेरी क्लासमेट 1-2 थे, उनके बाप को मारा। बहुत ऐसे-ऐसे सारी करके कहानियाँ बहुत हैं, और बहुत सारी कितनी, कहानियाँ हाँ, हैं। स्टोरी। मैं तो समझ गया, जब मैं ये समझ गया। सारी मेरी आँखों के सामने, इन सबों ने मुझे मजबूर कर दिया कि नहीं तस्लीमा, अगर आप भी अपनी लाइफ़ की कम्फर्ट सोचोगी कि मैं हुँ, लग्ज़री लाइफ़ जीऊँ, मैं इधर जाऊँ, ये काम करूँ, वो क तो इनकी आवाज़ शायद कोई नहीं उठा सकता है। तो इनको सब यहाँ टेक दे के मुखबिर कहकर पुकारते, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक तो इनके साथ इतना इस्तिसाल हुआ, एक तो इनके साथ इतना ज़ुल्म किया है टेररिस्टों ने, और दूसरा इन्हीं को मुखबिर कहकर पुकारना अपने समाज में, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल भी। जी। कि फिर मैंने अहद कर लिया था तस्लीमा, इनको डिग्निटी दिलानी है किसी भी सूरत से, किसी भी, अगर आपको अपने मिशन
मशीन को चलाते-चलाते आपकी जान तक भी जाए उसकी परवाह ना करना, बस इनको डिग्निटी दिलानी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से मुझे लगता है शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए जन्म दिया, अल्लाह ने मुझे इस कॉज़ के लिए अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है, चुना है। तो इसीलिए ये सारा बोझ उसने मेरे कंधों पर डाल दिया है इनका, तो इनको डिग्निटी फाइनली हमने दिला ही दी है। आजकल बहुत अच्छी रिस्पेक्ट यहाँ पर टेरर विक्टिमों को मिलने को देख रही है और इनकी रिहैबिलिटेशन पर भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है और इनको हर चीज़ में हमने रिज़र्वेशन करवाई है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तस्लीमा जी, जो आपने ये बातें बताई मुझे, मतलब कि आप तो बता रही हैं, आपने खुद देखी हैं। हमने तो मैं सुन के मतलब मुझे क्या हो रहा है, ये जो बातें आपने बताई। तो मुझे एक बार बताइए तस्लीमा जी कि आप जो पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड है, उस मुद्दे को लेके आप ग्लोबल लेवल पे गईं, तो इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस भी तो आए होंगे आपको, तो वो क्या थे? डेफ़िनेटली चैलेंजेस आई तो घर ही छोड़ना पड़ा, अपना कम्फ़र्ट, अपनी लाइफ़ की हर खुशी को छोड़ना हुँ, पड़ा। तो हुँ, मगर मिशन को नहीं छोड़ा मैंने, मेरे कदम रुके नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह चूज़ मी फॉर दिस वर्क ना, कि मैंने सोचा तस्लीमा अगर आज आप हिम्मत हार गई डरा के, धमका के इनकी धमकियों से, तो फिर इनको कौन जस्टिस दिलाएगा? तो फिर इनको भी उम्मीद है आप पे, तो फिर मैं रुकी नहीं और उनको झुकी भी नहीं। अभी भी इवन कि अभी भी बहुत सारी लाइफ़ में मुश्किलात आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे मुश्किलात एक का एक सामना करना एक पड़ता है। लेडी होने के नाते, एक महिला होने के नाते तो आपके और भी ज़्यादा चैलेंजेस होते होंगे। मैंने ये चीज़ देखा अगर कोई इस टाइप की आवाज़ बुलंद करना किसी को करनी होगी, इतना खतरा मोड़ लेना होगा, तो उसको डेफ़िनिटली वो अनाथ ही होना चाहिए, आगे-पीछे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। वो हुँ, खुद हुँ, हुँ, उसके रिश्ते-नाते बिल्कुल यहाँ की परेशानी, वहाँ की परेशानियाँ होनी ही नहीं चाहिए, बस एक ही कॉज़ के लिए वो बनना चाहिए। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। अच्छा, मुझे ये बात याद आ गई, मैं कुछ दिन पहले आपको देख रहा था टीवी पे कि अभी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है हमारे कश्मीर के आधे भाग पे, वहाँ पर गोलियाँ चली हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जो वहाँ के कश्मीरी हैं पीओजे में। तो उसके बारे में बताइए कि क्या वहाँ के हालात हैं? आपने जो जो आवाज़ उठाई लाल चौक में, आपने प्रदर्शन किया, आपके साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट्स थे। तो क्या हालात है वहाँ? उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जब यही हमने देखा कि वहाँ पाकिस्तान मकबूज़ा कश्मीर में कत्ले-आम हो रहा था, ऐसे दिन दहाड़े वो इनोसेंट लोगों पर ना बिल्कुल नॉन-स्टॉप गोलियाँ ऐसे चला रहे थे, जैसे हुँ, बकरे वाली ईद पर ये एकदम बकरों को मैदान में लाके ज़बह करता है ना, वैसे ही फिर खून जो बह रहा है ना, वैसे ही खून एक निहत्थे बेगुनाह लोगों का ये बहा रहे थे। मतलब एकदम वो दिल को ना क्या बताऊँ मैं आपको कि आँसू नहीं रुकते थे वो वीडियोज़ को देख के। तो हुँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये हमारे अपनी कौम है, ये अपने लोग हैं हमारे और हमारी कश्मीरियत है ये, इन पर इतना ज़ुल्म हो रहा है, उनको इंटरनेट शट डाउन किया जा रहा है, तो हमारे ही लोग हैं, हमें अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपने लोगों हुँ, के हित में, उनकी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो हमने उनके लिए वो प्रोटेक्शन करा, उनकी जानों की हिफाज़त के लिए करा है और पाकिस्तान जो शेमफुल आर्मी है उनकी यूनिफ़ॉर्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनको किसने ये हक दिया है कि खुलेआम इतना कत्ले-गारत करने का इनोसेंटों की। वो अगर बस अपनी राइट्स बेसिक राइट्स की फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रख रहे हैं, तो ऐसे उनको नहीं कत्ल-गारत करनी है। तो उनके लिए हमने उनके हित में किया है वो। यहाँ मैं देख रही हूँ हर जगह गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए, सभी लोग एकदम आवाज़ें बुलंद करते हैं उनकी जस्टिस माँगने के लिए। जबकि ये हमारे अपने रिश्ते-नाते हैं, पता नहीं कितने कश्मीरियों के रिश्तेदार आधे उधर, आधे इधर है और ये अपना कौम है हमें और उस टाइम इलीगली ऑक्यूपाइड किया है पाकिस्तान ने उसको। ये अपनी खुशी से, मर्ज़ी से नहीं गए थे और पाकिस्तान जिस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है, कौन-सी आज़ादी? उनकी इतनी-सी भी आज़ादी नहीं है कि वो एक छोटी-सी चीज़ की डिमांड गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के सामने रखे और वो उनके मसले हल करे। अभी आपने देखा भी होगा अगर मशाल मलिक
कितना अभी अपने आर्मी को, वो आर्मी की एजेंट है, पाकिस्तान आर्मी की एजेंट है, वो उनसे दरख्वास्त करती है अभी डायलॉग करो पब्लिक से, ये करो वो करो। उसका तो 80% इन कश्मीरियों को मारने का हाथ उसका 80% है उसमें, क्योंकि तब वो कहाँ थी जब कत्लो-गारत आर्मी कर रही थी वहां पर और इनोसेंटों की, और तब वो कहाँ थी जब पाकिस्तान की चोर आर्मी उनकी दुकानों से चीजें लूट रही थी। ये बेचारे अपनी डिमांड के लिए, अपने हुकूक मांगने के लिए निकले थे प्रोटेस्टों में, और वो उनके घरों को लूट रही थी पाकिस्तान आर्मी, और वो उनके दुकानों को लूट रही थी इनोसेंटों को। आप सोचो कि एक तो उनको डिमांड फुलफिल कर नहीं पाते, और दूसरा उल्टा ही उनके ही घरों को लूट रहे हैं। तो मशाल मलिक क्या कहती थी कि इनको कौन सी डायलॉग, यही डायलॉग वो करती, यही हुकूक दिलाएगी वो उनको। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कश्मीर के बहनों को, भाइयों को सलाम पेश करती हूँ कि वो अब इस टाइम उठे हैं, उनको आज़ादी पाकिस्तानी आर्मी से लेनी चाहिए, और लेनी भी है इंशाल्लाह, हम भी उनके साथ हैं। और पाकिस्तान फेलियर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से आज़ादी लेनी है, और अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जीना है, जो उनको खुद सारा कुछ, अपनी जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका ख्याल रखना है, अमन अमान से प्रोटेस्ट करने हैं उनको। अभी उस जुड़ में मैं उन लेडीजों को भी सलाम पेश करती हूँ जो अब अपने भाई बहनों को, बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ रहे प्रोटेस्ट में, बल्कि उनका साथ दे रहे। और अगर उनको जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से भी उनके लिए प्रोटेस्ट, आजाद कश्मीर, इधर आजाद कश्मीर क्या, यहाँ तो उसको आजादी है ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो। हम तो बराबर मुजफ्फराबाद तक यहाँ से अपना झुंड लेके जाएंगे, और उनकी हिमायत करने में हम हमेशा रेडी है, हमेशा हम आगे रहेंगे। जब भी उनको जरूरत होगी हम डेफिनेटली आगे आगे रहेंगे उनके लिए, अपनी कौम के लिए। जी, जी। जी, तस्लीमा जी, अभी आपने गाज़ा और फ़लस्तीन की बात बताई, जिसके लिए हमेशा जो हम कश्मीरी हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन बाज़ू में हमारी ये प्रॉब्लम, जिस हिसाब से प्रोटेस्टर्स होने चाहिए थे, जिस हिसाब से लोगों को बाहर निकलना चाहिए था, क्या वजह है कि उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर में, जो हमारा कश्मीर है भारत का, उसमें उस हिसाब से रिएक्शन नहीं आया? क्या कहना है आपका उसके बारे में? देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे के ठेकेदार बैठे हैं, ऐसी हुँ, बात नहीं है, हुँ, जिनको ऐसे नाराज नहीं होनी चाहिए। वैसे हुँ, टाइप के लोग क्यों ये प्रोटेस्ट करें? वो हुँ, फ़लस्तीन के लिए निकलेंगे, वो गाज़ा के लिए निकलेंगे, क्योंकि उनको ऐसे को खुश करना है, पाकिस्तान आर्मी को खुश करना है ना? और पाकिस्तान फेलियर डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट को खुश करना है। आज हुँ, कौन अपनों के लिए निकला? आपने वो भी देखा, अपनों के लिए जो जी, लोग निकले, मैं तो पूरे अपनी कश्मीर को अपील करती हूँ, अपनी जम्मू कश्मीर की अवाम को अपील करती हूँ, अभी सड़कों पर आ जाओ, अपनी कौम को बचा लो। अभी पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जो ज़ुल्म हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा लो, उसके लिए प्रोटेस्ट्स करो। पाकिस्तान जी, की आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, उनकी आईएसआई के हुँ, अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, फेलियर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, कि हमारे लोगों को कैसे वो दिन दहाड़े मारती आ जाती, उनको बोलते हम आपकी ये डिमांड फुलफिल करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इतना हंगामा वहां पर हो जाता, इतनी खूनरेजियां हो आपने जाती, इतनी देखा वो बाकी जो चीजें। आर्मी का जो वो पर्सनल था, वो कैसे धमकियाँ दे रहा था कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम तो डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली खुलेआम मैंने धमकियाँ मैंने दे रहा था। सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ मैंने देखा। इसलिए धमकाते हैं लोगों को, उनको नहीं पता ये कश्मीर का जज़्बा है। उनको नहीं पता है कश्मीर को अब पाकिस्तान शेमफुल आर्मी से आज़ादी चाहिए। आज़ादी हुँ, चाहिए तो पाकिस्तान फेलियर डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट से चाहिए। हुँ, और वो कहता है ना कि अब होगा आज़ाद कश्मीर। जो अब ये जो अब उन्होंने बगावत, पाकिस्तान आर्मी ने शुरू करी है, पाकिस्तान फेलियर गवर्नमेंट ने बगावत शुरू करी, अब इस बगावत को खत्म करेगा एक कश्मीरी। जब तक अब वो कश्मीर हम रियल में आजाद नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं, हमारे कदम रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। क्योंकि कल, ये डे बिफोर यस्टरडे तक खाली देख रहे थे कि मर्द लोग निकले हैं, अब तो हुँ। औरतें लोग निकल आई है उस प्रोटेस्ट में। ये प्रोटेस्ट अब ये काबू नहीं कर सकते तब तक, जब तक पाकिस्तान आर्मी से आजादी ना लेंगे आजाद कश्मीर के लोग। अब वो आजाद होंगे, अब उनको आजाद होना है उस आर्मी से, उस गवर्नमेंट से। अ, तस्लीमा जी, मुझे ये बताइए कि इसके बाद जैसे आप यूनाइटेड नेशंस गए, वहाँ पर भी आपने अपने स्पीचेस दिए, तो क्या वहाँ पर कैसा रवैया रहा? किस हालात में आप वहाँ गए? क्या बातें आपने की? थोड़ा-सा उसके बारे में, थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे।
अपने ही लोगों की दर्दमंदाना अपील को लेके गए हैं, जिन लेडीजों को बेवा किया गया है बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टों ने, और जिन छोटे छोटे बच्चों को अर्पण बनाया गया है, और जो इस कश्मीर में नहीं उनको खुशियां रास नहीं आती है, यहाँ की अमन रास नहीं आता। हम चाहते, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ATVK का यही स्लोगन है, पीस, जस्टिस और नॉन वायलेंस और ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हम एज ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, हम नॉन वायलेशन के लिए काम करें कि हमें बिल्कुल एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए। हमें ये दंगल वंगल चाहिए ही नहीं, कि जिसको जो हक है उसको वो दे दो, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स दे दो। तो वो वहां पर आप देख रहे कि वहां से भी ट्रेन करके टेररिस्टों को यहाँ भेज के यहाँ के लोगों का सुकून छीनना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताए कि जो लोग सेपरेटिस्ट में जुड़े हुए थे, जो लोग परपिटेटर्स है, उनको पता है कि हम लोगों के नजर में नहीं, हमें सब अभी पता है यहाँ पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पॉलिसी चला रहा है, बट उनकी भी भूल है कि अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो रहे, कौन सी उन्होंने चेंज करी है। लेकिन अब यहाँ के इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की रिजीम बदल डालेंगे, और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हमारे रगों में भी वो खून दौड़ता है जो वफा का खून है। तो हम इस चीज से नहीं डरेंगे, जो कितना भी कोशिश करेंगे पाकिस्तान के वो टुट्टू की इनकी आवाजें बंद करेंगे, डरा के धमका के। हम ना डरने वालों में से है, ना हम उनकी धमकियां अपने जूते की नोक पर रखते हैं। बहुत अच्छी बातें आप से हो रही हैं, तो मुझे हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो तस्लीमा जी, मुझे बताइए कि एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370-35A 5 अगस्त 2019, उसके बाद आज तकरीबन 6 साल 7 साल हो गए हैं। कैसे आपको आज के दौर में कश्मीर कैसा लग रहा है? क्या वो के हालात और अभी के हालात? देखो, मैं सबसे पहले, मेरे लिए ये एक अहमियत, मेरे लिए क्या, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए सबसे बड़ी अहमियत ये रखती है कि जो पाकिस्तान यहाँ बाइसिटून पेल्टिंग, खून रेजिया आपस में करवाते थे अपने लोगों को, वो बंद हुई है। आर्टिकल रिमूव होने से वो बंद हुई है। और जो चीजें अभी कुछ कुछ चीजें उसमें ये भी थी कि जैसे कि एक कंट्री में एक ही फ्लैग चलेगा, एक कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग थे, यहाँ के कुछ अलग बनाए गए थे। किन के लिए बनाए गए थे? सेपरेटिस्टों के लिए बनाए गए थे, टेररिस्टों के लिए बनाए गए थे, जमातियों के लिए बनाए गए थे, हुर्रियत वालों के लिए बनाए गए थे, और आम लोगों का उसमें कोई बेनिफिट था ही नहीं। आम लोगों जी, का कोई बेनिफिट उसमें था ही नहीं। नहीं। तो अभी सब एक ही अम्ब्रेला में है, और अभी हर एक को अपना वो मिल रहा है राइट, जो उसको मिलना चाहे, ऐसी बात नहीं है, मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये है कि हमारे जो इनोसेंट यहाँ पर यूथ है, वो जो रेडिकलाइज उसको पाकिस्तान की सेपरेटिज्म पार्टियां करती थी, जो स्पॉन्सर्ड पार्टियां ऑर्गेनाइजेशंस करते थे, वो एकदम क्रश हो गया इस आर्टिकल को रिमूव करने से। और इस यूथ को ये बच गए जो स्टोन पाल्टिंग में वो उनको मरवाते थे, अपने बच्चों को लंदन भेज के पढ़ाई, इनके बच्चों को लंदन में पढ़ाई मिलनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से। और यहाँ एक गरीब के बच्चा एक इस यूनिवर्सिटी, कश्मीर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ना नहीं चाहिए, और कश्मीर की कॉलेज से आपको पढ़ना पढ़ रहे नहीं हैं चाहिए, उसको। कश्मीर के स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहिए, ताकि इनको क्या बना, एक गुमराह कौम बनानी है, ताकि लीडर्स किनको बनना है, जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ के आएंगे, आउट ऑफ कंट्रियों से पढ़ के आएंगे। ऐसा इस आर्टिकल ने सब कुछ एकदम खत्म करा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो तस्लीमा जी, बातें आपसे बहुत सारी तो करनी है, लेकिन समय का भी अभाव होता है। ज़्यादा आगे भी हम आपसे ब ब डिबेट्स करते रहेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कश्मीर जो है, इस टाइम या उसका भी फ्यूचर कैसा लग रहा है अभी? किस वाले कश्मीर की बात आप कर रहे हैं? अपना ही कश्मीर की बात।
अपना कश्मीर का फ्यूचर इंशाल्लाह डे बाय डे ब्राइट है, क्योंकि सब कुछ चीज अमन से बनती है। आप जब घर में अमन रखते हो तो आपका घर ऐसा होता है, अगर वो कभी खाली खाली घर होता है लेकिन वो खाली खाली नहीं रहता, वो अमन से बनता है। जब पूरी फैमिली घर में अमन रखती है, एक एक काम करता, दूसरा दूसरा काम करता, तो सब छोटी छोटी चीजों से एक घर बनाता है, एक आशियाना बहुत बड़ा फिर वो बनता है। वैसे हमारा एक कश्मीर है, जन्नत बेनज़ीर है। आज मैं बाहर थी, अपने विजिट कर रही थी श्रीनगर में, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल इतना टूरिस्टों का फ्लो था, इतना ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा। जी। इससे क्या है, एक हमारी इस इंडियन कश्मीर कश्मीर की एक ये टूरिज्म स्टेट है, इसमें ना वो अप हो रहा है, एक इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी बढ़ रही है। अपनी ही कंट्री की, हमारी कंट्री के लोग नहीं चाहते हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, स्विट्जरलैंड बिल्कुल। सैर करने के लिए, टूर करने के लिए। वो चाहते हैं अपनी कश्मीर में ही पैसा इन्वेस्ट करें, यहीं पर आएंगे, अपने ही लोगों में। अपनी कंट्री का पैसा अपनी ही कंट्री में किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट करो। बहुत अच्छा लगा है मुझे, ब्राइट फ्यूचर है और अमन है, यहाँ पर चैन है, तो डेवलपमेंट भी अच्छी हो रही है। अमन अमान से तो सब कुछ मिलता है, तो ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह जम्मू एंड कश्मीर का। अपनी तरफ से एक पैगाम मैं चाहूँगा आपसे। एक तो जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर से बाहर हैं पिछले 36 साल से, और वो इस आस में लगे हुए हैं कि कब हम अपने घर जाएँ। उनके लिए मैसेज क्या होगा? और दूसरा, पूरी कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपकी मैसेज, या भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, आपकी अपनी तरफ से मैसेज क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मैसेज रहेगी अपने जम्मू कश्मीर की पंडित भाइयों, बहनों, माँओं, बुजुर्गों के लिए यही कि यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आपको अपना घर है, आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी धरती है, अपनी मिट्टी है, वहां पर परमिशन लेने की जरूरत होती है जहां परायापन में जाया जाता है। और आप लोगों के घर है यहाँ पर, आप हमारे अपने खून हो, तो आप आओ, यहाँ पर रहो, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपनी जान आप लोगों के लिए निछावर करेंगे, बट आपको आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सब यूनाइट हो जाओ कश्मीरियों के साथ। आप किसी से मत पूछो हमें आना है कि नहीं आना है। क्यों पूछोगे आप किसी को हमें आना है कि नहीं आना? अरे आपको अपनी लैंड है, अपनी प्रॉपर्टी है, आप लोग अपने घर आ रहे हैं। ये 1947 का दौर नहीं है जो आपको कोई भगा सकता है। हाँ, आपको कोई भगाएगा तो हम पूरी दुनिया से बगावत उठा सकते हैं अपनी वतन की मिट्टी के लिए और अपने वतन की मिट्टी के लोगों के लिए। ऐसी बात नहीं है। हम इनके हक, उनके हुकूक किसी को नहीं छीनने देंगे। इनके जो फुल बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आए, हम उनके साथ हैं। तो मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासतौर पर जो कश्मीर में मेरी यही मैसेज रहेगी, मेरी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी और मेरी इंडिया के लोगों से भी यही मैसेज रहेगी कि इस टाइम पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर के लोग जल रहे हैं। उन लोगों के हित में आवाज उठाओ, उन लोगों को साथ दो। वो मजलूम हैं, उनको पाकिस्तान की जालिम फौज इस टाइम उन पर कत्लो गारत कर रही है, बेगुनाहों की, निहत्थे लोगों की। ऐसा है वहाँ की फेलियर गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट उनको बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। जितना उनसे हो सकता उन पर जुल्म कर रहे हैं। उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ और एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ कि हमारा जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा छीना है, इलीगल ऑक्यूपाई किया है, उसको अभी कोशिश करो वहाँ के लोगों को मदद करने की। वहाँ के लोगों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हुकूकों की आवाज उठनी चाहिए हर जगह जगह, कोने कोने से, और उनका साथ देना चाहिए इस टाइम हर एक को, क्योंकि ये हमारी कश्मीरी कौम अपनी कौम है। ये गाजा के बंदे नहीं है, ये फलस्तीन के बंदे नहीं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं। ये हमारी अपनी कौम है वहां पर, और कश्मीरी कौम है कि अपनी कौम के लिए खुद आवाज उठाओ। पहले आपको अपनी कौम सामने होनी चाहिए। इस टाइम उन पर बहुत जुल्म तशद्दुद हो रहा है जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, और पाकिस्तान आर्मी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उनकी जो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उनकी जो शेमफुल आइडियोलॉजी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो वो कत्ल गारत वहां पर कर रहे थे। मैं कहती हूँ आजिम मनीर भी मुर्दाबाद है, आजिम मनीर की वर्दी भी मुर्दाबाद है, और जो उनको साथ दे रहे हैं उन जालिमों के लिए,
वो ऑर्गेनाइजेशंस भी मुर्दाबाद है और पाकिस्तान टेररिज्म को भी मुर्दाबाद कहती है, जो हमारे कश्मीर के कौम के इनोसेंट लोगों को कत्ल गारत वहां पर बेगुनाह कर रहे और उनके घरों को लूट रहे हैं, लूटमारी कर रहे हैं और उनकी दुकानों से लूटमारी कर रहे हैं। उनकी पेट नहीं भरी, अभी तक भी कश्मीरियों के नाम पे फंडिंग जमा करने, वर्ल्ड वाइड फंडिंग जमा करी, फिर इतना सारा बारूद खरीदा है और अभी वही सामान, वही वेपन्स इन्हीं इनोसेंट कश्मीरियों के ऊपर यूज कर रहे हैं उनको कत्ल गारत करने में। अल्लाह ताला उनकी कौम को ही गर्क करे जो ऐसी चीजें करते, जो इस माशरे को तबाह करना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको ये सारे हक छीने, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे अच्छी राह पर चलने की, कत्लो गारत ना करने की। तस्लीमा अख्तर जी, आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा आज बात करने में। हम आगे भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। तो अपनी तरफ से मैं चाहूँगा कि एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ADVK, उसका मिशन से रिलेटेड अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का यही है, हमारी है फर्स्ट ह्यूमैनिटी पे काम करना है और हमारा है पीस एंड जस्टिस और नॉन वायलेशन पे काम चल रहा है, वही हमेशा रहेगा। हम हर एक की हित में बात करते रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा, और ह्यूमैनिटी फर्स्ट रहेगी। कोई कलर, कास्ट, क्रीड इसमें नहीं होगा, बस उसमें होगी तो एक ही होगी, ह्यूमैनिटी होगा, पीस होगा, जस्टिस होगा और हमारी तरफ से सबके लिए लव होगा। बाकी हम यहाँ पर जुल्म नहीं होने देंगे किसी के साथ, हम हमेशा जुल्म के अगेंस्ट हमारी आवाज होगी हमेशा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना तस्लीमा अख्तर जी को, और सबों को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तस्लीमा जी हमारे साथ आज बात करने के लिए, और आगे भी हम आपसे अलग-अलग विषयों पे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, वेलकम।